नमस्कार, पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो है वो पेपर करवाने जा रहा हूँ जो आपका फर्स्ट पेपर रिटर्न जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम का होता है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद में आप सेकंड फेज़ के लिए जब जाते हैं तो सेकंड फेज़ के पेपर के लिए पिछले साल से यानी आपका जो है सितंबर 2019 वाला जो पेपर हुआ था उस पेपर में आपको जो है एक इंग्लिश का नया पेपर ऐड किया गया है जिसको हम डीएफटी के नाम से जानते हैं और ये आपका जो है डायनेमिक फैक्टर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस बहुत सारे विद्यार्थियों को ये शंका होती है कि ये इस पेपर जो है इसका पैटर्न क्या होता है, किस टाइप ऑफ टेस्ट में आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ती है या वोकेबुलरी पढ़ती है या ज़्यादा ग्रामर पढ़ती है या वोकेब पढ़ती है। ठीक है, आपको जो है किस टाइप ऑफ केस में क्वेश्चन पढ़ते हैं मैं आपको एक पेपर सॉल्व कराऊंगा और इस पेपर में जो है आपका पैटर्न क्या पड़ता है एग्ज़ाम में वो पैटर्न भी आपको बताऊंगा। मेरे अपने या मतलब पाई डिफेंस एकेडमी से इस बार अभी जो आपका नवंबर 2020 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और इन में से कुछ बच्चे जो है पिछले साल भी जीडी में या फिजिकल एक्टिविटीज़ में या आप कह सकते हैं सेकंड फेज में कुछ बार हुए होंगे, उनसे एनालिसिस करने के बाद में जो है आपके लिए पेपर तैयार किया गया है डीएफटी का। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे यूट्यूब पे फर्जी पेपर के पैटर्न भी मिले होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में बताया था पाई डिफेंस एकेडमी की ओर से एयरफोर्स के रिगार्डिंग या नेवी के रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या पेपर का पैटर्न दिया जाएगा उसको आप 100% ऑथेंटिक मानिएगा। आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार की पेपर के रिगार्डिंग हेरा फेरी करके नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चों से एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको ये जो पेपर का एक पैटर्न क्या होता है वो पैटर्न आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पहले तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद में हम एक पेपर भी सॉल्व करेंगे। देखिए, जहाँ तक ये कि आपका जो मेन एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है यानी आपका जो मेन रिटर्न पेपर होता है उस मेन रिटर्न पेपर में और इस डीएफटी वाले एक तो आपका जो मेन रिटर्न पेपर होता है, मेन जो एग्ज़ाम है उस मेन एग्ज़ाम का जो है वो पेपर और आपका जो ये आपका जो डीएफटी है यानी डायनामिक फैक्टर जो टेस्ट है उसके अंदर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। मेन एग्ज़ाम में भी आपको जो है इंग्लिश के 20 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर भी जो है आपको 20 इंग्लिश के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। अब आजकल जो है फ़र्क इसमें क्या है, मेन एग्ज़ाम में जो है आपको जो है माइनस मार्किंग होती है, यानी आपने यदि कोई गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो आपका 0.25 जो है माइनस मार्किंग होती है। लेकिन इस डीएफटी के पेपर में आपको जो है किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग जो आपकी होती है उस माइनस मार्किंग में जो है किसी भी प्रकार की नहीं होती है आपकी। ठीक है, तो आप बेझिझक 20 क्वेश्चन को 100% अटेंड करिएगा और लगभग ये इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है कि डीएफटी के जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। रीज़न क्या है कि आपका जो है एसआरटी जो होता है आपका क्या होता है, ठीक है, एसआरटी आपका जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है उस एसआरटी के साथ में ही आपको जो है डीएफटी का पेपर फिल करना होता है। यानी कि जो आपको ओएमआर मिलेगी इस ओएमआर में आपको जो है पहले एयरफोर्स का जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था वो ऑफलाइन वाली ओएमआर ही आपको मिलेगी। यानी कि आपको इसके अंदर 3 जो कॉलम मिलते हैं, यहाँ पर आपका पहला कॉलम मान लीजिए आपका इंग्लिश का होता है जिसमें 1 से जो है 1 to ठीक है 1 to जो है 20 मार्क्स तक आपके कोई 1 to 20 जो है क्वेश्चन होते हैं। सेकंड कॉलम आपका जो है फिजिक्स का और थर्ड कॉलम आपको जो है मैथ्स का मिलता है। ठीक है, तो पहला इंग्लिश के 20 हो गए। अब यहाँ पर जो है आपको फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके 25, यानी ये जो कॉलम होता है आपका 1 to 25 का जो कॉलम होता है और मैथ्स का वाला भी कॉलम आपका जो है 1 to 25 होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि आपको जो है अब आपका जो डीएफटी वाला जो पेपर है उसको आपको जो है यहाँ पर जो डीएफटी का जो पेपर है वो इंग्लिश में फिल करना है, क्योंकि अब आपको जैसे ही डीएफटी का पेपर हो जाता है उसके बाद में 5 मिनट बाद में आपको ओएमआर आपके पास ही रखनी होती है और 5 मिनट बाद में जो है आपको एसआरटी वाला पेपर दिया जाता है। तो एसआरटी वाले जो पेपर है आपके उस एसआरटी पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट का जो है टाइम मिलता है। ठीक है, वो आपको फिजिक्स वाले जो ओएमआर शीट वाला जो आपको पार्ट है उस फिजिक्स वाले ओएमआर वाले पार्ट में आपको ये फिल करना होता है। ठीक है, ये तो आपको जो है पेपर का पैटर्न क्या होता है क्या है। अब आपके किस टाइप ऑफ के क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। अब देखिए,
मेन इंग्लिश का पेपर और डीएफटी वाले पेपर में आपका चेंजेज या फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। डीएफटी का जो पेपर है आपका, ये तो 100% श्योर हो गया, आपको इसके लिए जो है 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्या कहते हैं, 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन ही आपको पूरे के पूरे अटेंड करने होते हैं। अप्रोक्सीमेटली इसके लिए आपको टाइम मिलता है, आपको जो है 15 मिनट्स का, क्या मिलेगा, 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है जो पेपर आता है, इस पेपर में मेन जो रिटर्न का पेपर है इसमें आपको पैसेज मिलता है, और अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर का पैसेज मिलेगा। लेकिन जो आपका डीएफटी वाला पेपर है उसमें किसी भी प्रकार का आपको पैसेज नहीं मिलेगा, यानी यहाँ आपको पैसेज नहीं मिलेगा। यहाँ जो मेन पेपर है उसमें अप्रोक्सीमेटली आपके 5 के आसपास क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं, 5 के आसपास क्वेश्चन आपके पढ़ेंगे यहाँ पर वोकेब की। क्या पढ़ते हैं, वोकेब के 5 के आसपास, मतलब 5 का 6 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो डीएफटी वाला जो पेपर है इसमें आपको जो है वोकेब के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपका जो है 8 to 10 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर वोकेब के क्वेश्चन डीएफटी वाले पेपर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अब वोकेब में यहाँ पर जो है आपका पढ़ता है क्या, एक तो यहाँ आपका, ठीक है, पढ़ेगा सिनोनिम। क्या, देखिए वोकेब के क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, इस वोकेब के क्वेश्चन में डीएफटी में आपको जो है 2 तो मिलेंगे आपको अप्रोक्सीमेटली एंटोनिम। क्या मिलेंगे, एंटोनिम, और 2 आपको यहाँ मिलेंगे क्या, सिनोनिम। लगभग ये तो पैटर्न आपका सब बैचेज में फिक्स है, ठीक है। इसके अलावा जो कभी कभार कुछ बैचेज ऐसे हैं जिसमें आपको एंटोनिम और सिनोनिम के जो है 3-3 क्वेश्चन पड़ गए, यानी 2 और 3 मिलाकर के 6 के आसपास भी आपके क्वेश्चन इसमें पड़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एंटोनिम इसके साथ में आपका जो पढ़ता है वन वर्ड। अब वन वर्ड 100% बैचेज में नहीं पढ़ा है, कुछ बैचेज में आपका वन वर्ड पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों ये कह रहे हैं कि हमारे बैचेज में वन वर्ड नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पर आपको जो है एंटोनिम या सिनोनिम के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए गए हैं। फिर है आपका कभी कुछ बैचेज में आपका जो है फ्रेज का क्वेश्चन भी पढ़ा है, फिर ठीक है, कुछ बैचेज में फ्रेज का क्वेश्चन भी पढ़ा है, और कुछ बैचेज में आपका ईडियम का भी क्वेश्चन पढ़ता है, ईडियम, फ्रेज, ठीक है। और ये जो है इसके अलावा आपको हर बैच में, मतलब एंटोनिम सिनोनिम के तो क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने, हर बैच में आपका जो है मिस स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन पढ़ा है। क्या पढ़ा है, मिस स्पेल्ड वर्ड का आपका क्वेश्चन पढ़ा है। और हर बैच में आपका जो है मिस स्पेल्ड वर्ड के अलावा वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन पढ़ा है। क्या पढ़ा है, वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन हर बैच में आपका डीएफटी के पेपर में पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल कुल मिला करके आपको जो है 7-8, मतलब जो है 8 से 10 नंबर के आसपास में ये चीज़ पड़ती है, और बाकी रिमेनिंग जो है 10 नंबर है वो आपकी पड़ती है ग्रामर। क्या पड़ती है, ग्रामर। और इस ग्रामर में जो है लगभग ये एनालिसिस हुआ है कि हम मेन इंग्लिश के रिटर्न का जो पेपर होता है उसके समकक्ष पड़ती है, लेकिन बहुत ईजी लेवल पड़ता है उसका, बहुत ईजी लेवल, यानी आप कह सकते हैं 7th 8th स्टैंडर्ड का जो होता है आपकी इंग्लिश की ग्रामर। और वोकेब के जो एंटोनिम सिनोनिम पढ़ते हैं वो भी 7th और 8th स्टैंडर्ड के पढ़ते हैं आपके। तो डीएफटी जिस बच्चे ने ईमानदारी पूर्वक मेन रिटर्न एग्ज़ाम पास किया है, लगभग हर बच्चा डीएफटी का पेपर का पास कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए आपका जो मेन पेपर है, इसमें आपका मेन पेपर में 100% एक आपका वॉइस का क्वेश्चन पड़ता है, और 100% आपका जो है नरेशन का क्वेश्चन पड़ता है। क्या पड़ता है, नरेशन का क्वेश्चन पड़ता है। इसमें भी आपका 100% मिस स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन पड़ता है, और 100% आपका जो है मिस स्पेल्ड वर्ड के अलावा वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन पड़ता है। यानी कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके मेन पेपर और डीएफटी जो होता है उस दोनों में पढ़ते हैं। लेकिन डीएफटी के पेपर में ये सुनने को मिला है कि वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन 100% नहीं पढ़ता है। कुछ बैचेज में इसका क्वेश्चन पढ़ता है, लेकिन पढ़ सकता है, ये नहीं है कि 100% आता ही नहीं है। कुछ बैचेज में इसका नरेशन का क्वेश्चन पढ़ा है, कुछ बैचेज में इसका वॉइस का क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा। बहुत सारे लड़के ये जो डाउट होती है कि डीएफटी का पेपर कैसा होगा, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि बहुत ईजी लेवल आता है इसका, और मेन एग्ज़ाम जिसने इंग्लिश का पास कर लिया है डीएफटी में कोई फेल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब पेपर देख लीजिए, पेपर का पैटर्न पता चल गया। 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, आपको वोकेब 10 नंबर के आसपास, मतलब इस डीएफटी वाले पेपर में वोकेब जो है आपकी मेन एग्ज़ाम की अपेक्षा ज़्यादा पड़ती है, ठीक है।
फिर है इसका पेपर का एक सैम्पल पेपर देख लीजिए किस टाइप का पेपर पड़ेगा। अब देखिए पहला क्या कह रहा है आपका, चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो भी आपको सेंटेंस में दिया गया वर्ड है उसका जो है सिमिलर वर्ड, यानी आपको इसका सिनोनिम पकड़ना। क्या पढ़ना है आपको, जो वर्ड है उसका सिनोनिम पकड़ना है। अब वैग्यू है, इस वैग्यू का मतलब होता है आपका अज्ञात। क्या होता है, अज्ञात, या आप कह सकते हैं अस्पष्ट। क्या हो जाएगा आपका, अस्पष्ट। तो हमें सिनोनिम पकड़ना है। क्लियर का मतलब है आपका स्पष्ट, तो ये आपका एज ए एंटोनिम का काम करेगा। इस ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एम्बिगुअस जो है, इस एम्बिगुअस का मतलब भी होता है अस्पष्ट, तो इसका आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस। और रिमोट का मतलब होता है सुदूर या बहुत ज़्यादा दूर स्थित। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस। फिर आपका लेजी है, लेजी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सुस्त, या आप कह सकते हैं ढीला ढाला। तो आपका एनर्जेटिक जो है इसका मतलब ऊर्जावान, ये एज ए इसके एंटोनिम का काम करेगा। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है आपका परिश्रमी, परिश्रमी भी एज ए आपका इसका जो है एंटोनिम का काम करेगा। लेकिन हमें पूछा है मोस्ट सिमिलर वर्ड, तो सिनोनिम चाहिए। थीन का मतलब पतला, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आइडियल जो है, इस आइडियल का मतलब होता है आलसी। क्या हो जाएगा, आलसी। और लेजी का मतलब भी क्या होता है, आलसी। इसका मतलब आपको सिनोनिम जो पूछा गया है तो 100% इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, आइडियल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चूज़ द वर्ड मोस्ट ऑपोजिट। ठीक है, मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो भी फॉलोइंग वर्ड्स है, देखिए स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अब यहाँ पकड़ना है, ऑपोजिट है तो इसका मतलब आपको एंटोनिम पकड़ना है। क्या पकड़ना है, ठीक है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो लार्ज का मतलब आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, या जो लंबाई में क्या होता है ज़्यादा। शॉर्ट का मतलब होता है आपका क्या, छोटा। अब टॉट का मतलब होता है, वैसे ये वर्ब का काम करेगी आपकी टाइट, TIGHT, टाइट जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आपका कशावा। ठीक है, थिक का मतलब होता है क्या, मोटा। क्या हो जाएगा, मोटा। तो आपको जब एंटोनिम पकड़ना है, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, थीन का जो होता है एंटोनिम आपका थिक होगा, लेकिन यहाँ जब स्मॉल है तो इसका मतलब आपका एंटोनिम क्या होना चाहिए, यहाँ पर लार्ज होना चाहिए। यदि थीन होता तो इसका आंसर आपका थिक हो सकता था, लेकिन जब स्मॉल है तो इसका मतलब लार्ज होना चाहिए, आपका आंसर थिक नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है, नेक्स्ट फास्ट का मतलब होता है तेज, मूव का मतलब चलना, स्पीड का मतलब गति, स्लो का मतलब होता है धीरे, हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। तो आपको जब एंटोनिम पूछा गया है तो एंटोनिम आपका इसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर स्लो होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, बिल्कुल ACC भी सही है। रिसीव, REC, सी के बाद में कभी भी आपका IE नहीं आएगा, सी के बाद में हमेशा आपका जो है क्या आता है, EI आएगा। तो RECEI, ठीक है, VE बिल्कुल सही है। एरोप्लेन, AEROPLAN बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका एक्विट गलत है, तो आंसर क्या होना चाहिए, एक्विट में ACQUIT होता है, यहाँ पर आपका AX है, तो एक मिस स्पेल वर्ड भी आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, प्रे, आपको एक वर्ड फॉर्मेशन है ना, आपको नाउन ऑफ प्रे, प्रे जो है इसका मतलब प्रार्थना करना, ये एज ए आपका वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा, वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है प्रे का नाउन हो जाएगा आपका क्या, प्रेयर। क्या हो जाएगा, ये प्रेयर। ठीक है, देखिए ये प्रेफुल आपका एज ए एडजेक्टिव का काम करेगा। क्या काम करेगा, एडजेक्टिव। प्रेड एज ए आपका काम करेगा वर्ब का, और प्रेयर एज ए काम करेगा किसका, नाउन का, और प्रेफुली एज ए काम करेगा एडवर्ब का। तो हमें यहाँ पर नाउन और प्रे पूछा गया है, तो इस केस में आपका आंसर 100% क्या हो जाएगा, प्रेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम क्या करें, गिव द वन वर्ड। एक आपका वन वर्ड भी पढ़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बैच में वन वर्ड पढ़े, ऐसा भी आया है। कुछ बैचेज में इसका वन वर्ड पढ़ा है, लेकिन मोस्टली इसका वन वर्ड आपके DFT में पूछा जा सकता है। और लेकिन लेवल बहुत ईजी आता है, एंटोनिम का भी बहुत ईजी लेवल, सिनोनिम का भी बहुत ईजी लेवल, मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड के आपके DFT का पेपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ पर्सन हु हैज़ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा लंबा अनुभव है और कहीं बार मेन एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ चुका होता है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, वेटरन। हमने वर्ड किया था जब वकील पढ़ी थी, मेरे बेटर बहुत अनुभवी है, वेटरन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अनुभवी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको जो अल्टरनेटिव दे रखा है उसके वर्ण है। ऑप्शन क्या कह रहा है, लगभग आपके प्रपोशन के DFT में प्रपोशन के लगभग हर बैच में 3 क्वेश्चन पड़े हैं, तो आप प्रपोशन और टेंस, ग्रामर,
यदि आप डीएफटी के लिए तैयार करके जा रहे हैं तो प्रेपोजिशन और टेंस के लगभग सभी बैचेज में 5-6 क्वेश्चन के आसपास प्रेपोजिशन और टेंस के क्वेश्चन पड़े आपके, तो आप दोनों टॉपिक को बहुत परफेक्टली तैयार करके जाइएगा। पहला है जैसे क्रोकोडाइल लिव, कैन लिव, ठीक है, बोथ। अब वाटर है तो यहाँ पर आपका इन वाटर होना चाहिए, इन लैंड है तो ऑन होना चाहिए। इन और ऑन का ऑप्शन है आपका, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। फिर है ही विल केम, ही विल केम या गलत है, ही विल यहाँ कम कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, ही विल कम नेक्स्ट मंथ, मंथ के नाम से पहले मतलब एक दिन से जो भी लंबी समय अवधि होती है उस समय अवधि के लिए हमेशा हम इन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो 2 डेज़ की हो या मोर देन 2 डेज़ की हो। एक दिन से जो भी लंबी समय अवधि है उसके लिए हमेशा आपका इन आएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, इन, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। और 10 क्या कह रहा है, ही वॉज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड के साथ में हमेशा आपका जो है, ठीक है, एस्टोनिस्ड एट हिज फेल्योर, फेल्योर आ रहा है तो यहाँ पर एट आएगा, ये एज ए आपका काम करेगा फिक्स प्रीपोजिशन का। एस्टोनिट के बाद में एट आपका फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में आता है, तो फिक्स प्रीपोजिशन भी आप जो है इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको जो यहाँ से मिली है उसको परफेक्टली रट्टा मार करके एक बार फिर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट है ही फॉर द कंपनी सिंस। देखिए सिंस और फॉर आपको क्या होगा, यदि किसी सेंटेंस में आपको सिंस या सिंस के साथ में फॉर मिले तो उस केस में टाइम मिलता है। क्या मिलता है, सिंस और फॉर के साथ में टाइम मिले तो हमेशा टेंस आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। तो इस केस में आपका आंसर क्या होना चाहिए, केवल और केवल डी ऐसा ऑप्शन है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन होती है और वर्ब की हमेशा उसके साथ में फोर्थ फॉर्म आती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द हायर यू गो द मोर डिफ़िकल्टी टू। अब देखिए ये है आपका एक यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे जैसे हमने किया था, यदि किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, प्रोवर्ब है, सेइंग है, रिपीटेड एक्शन है, हैबिचुअल एक्ट है, आपका रेगुलर एक्शन है या इरेगुलर एक्शन है, तो हमेशा उसके साथ में हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। तो ये एक फैक्ट है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे सांस लेने में आपको क्या होगी, तकलीफ होती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आपका प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिकम्स। क्या कह रहा है, द हायर यू गो द मोर डिफ़िकल्टी इट बिकम्स टू ब्रीथ। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे उतनी ही ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई शैल इन्फॉर्म यू एज सुन एज ही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका। ये होता है कि जब दो क्लॉजेज आपका अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, व्हेन, व्हाइल, इफ से जुड़ा है, तो जिस क्लॉज के साथ में कंजक्शन आता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है, दूसरा हमेशा आपका फ्यूचर सिंपल में होगा। तो यहाँ पर आपको पहला प्रेजेंट सिंपल दे रखा, फ्यूचर सिंपल दे रखा है, तो ये क्लोज कंजक्शन यहाँ पर आया है, तो कंजक्शन के साथ वाला क्लोज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। जो प्रेजेंट सिंपल में होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा, कम्स। क्या होगा, आई शैल इन्फॉर्म यू एज सुन एज ही कम्स। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही वो आता है। फिर है कंजक्शन का क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है, आई एम सो टायर्ड आई कैनॉट वॉक मोर। जब सो आ गया तो सो के साथ में आपका जो है, सो के साथ में आपका दैट आता है, सो के साथ में आपका एज भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सो के साथ में सो तो कभी नहीं आएगा, दैट आएगा, यट भी नहीं आएगा और बिकॉज भी नहीं आएगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट के, ठीक है। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैनॉट वॉक मोर। मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ कि मैं और ज़्यादा चल ही नहीं सकता। फिर क्या कह रहा है, आई शैल बाई मैंगोज। ये आपका डिटरमिनर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंगोज आपकी काउंटेबल नाउन है। क्या है, मैंगोज आपकी काउंटेबल नाउन है, और जब ये काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले जो भी डिटरमिनर आएगा वो भी काउंटेबल डिटरमिनर ही आना चाहिए, प्लस वो हमेशा प्लूरल नंबर का होना चाहिए। तो लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, बिल्कुल गलत है। मच आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, बिल्कुल गलत है। अब बात आपकी सम और एनी की है। एनी भी आपका काउंटेबल नाउन से पहले आ सकता है और सम भी आपका काउंटेबल नाउन से पहले आ सकता है, लेकिन एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है और सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। जब पॉजिटिव सेंटेंस में आता है तो इस केस में आपका आंसर सम होना चाहिए, एनी कभी नहीं होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर आप नोट कर देते तो 100% आपका एनी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट में आपका है ये
ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है, और कुछ बैचेज में आपका आर्टिकल का क्वेश्चन भी बड़ा है। और हमने ये चीज़ किया था, यदि किसी सेंटेंस में आपको जो है कोई भी नेम ऑफ रेंजेज मिल जाए, तो रेंजेज के नाम से पहले हमेशा हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन बिफोर द नेम ऑफ पीक, पर्वत चोटी के नाम से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। हिमालयाज आपकी एक पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेज है, जब माउंटेन रेंजेज है तो 100% इससे पहले आपका द लगना चाहिए। और लास्ट में क्या है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, इससे पहले अभी आपका द लगना चाहिए, यानी आंसर क्या होना चाहिए आपका बी। ठीक है, नॉर्थ देखिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के नाम से पहले, जब डायरेक्शन के नाम के साथ में जब कोई आपकी प्रॉपर नाउन दे रखी है तो हम उससे पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ आपकी दो नाउन ऑफ से जुड़ी है, नॉर्थ भी नाउन है और इंडिया भी नाउन है, तो पहली नाउन से पहले दा लगेगा। इसका मतलब इस केस में आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ही कुडंट वॉक एनी, देखिए फार्दर और फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फार्दर हमेशा आपका जो है और अधिक दूरी के सेंस में लिया आएगा, क्या आएगा, और आपका जो फर्दर है वो और अधिक के सेंस में आएगा, लेकिन दूरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, दूरी का नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, प्लीज़ गिव अस फर्दर एग्जांपल्स, कृपया हमें और अधिक एग्जांपल्स दीजिए। इस केस में आपका फर्दर सही है, लेकिन मैंने आपको फार्दर कह दिया, तो फार्दर का मतलब दूरी के सेंस में आएगा। ये कह रहा है कि मैं जो है ही कुडंट वॉक एनी फर्दर, वो वॉक है तो इसका मतलब चलने के रिगार्डिंग है, और जब चलने के रिगार्डिंग है इसका मतलब दूरी के सेंस में है। जब दूरी के सेंस में है तो इस केस में आपका यहाँ फर्दर आना चाहिए, आपका फर्दर नहीं आना चाहिए, यहाँ आपका फार्दर आना चाहिए। फर्दर गलत है, यहाँ फर्देस्ट और फार्देस्ट की ज़रूरी नहीं है यहाँ आपके लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ए। फिर है आई प्रेफर कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एडजेक्टिव का ये रूल है, और एडजेक्टिव में जब हम प्रेफर का रूल पढ़ते हैं तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इस रूल को लिखते हैं। प्रेफर के बाद में जब भी हम दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो उन्हें जोड़ने के लिए हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब दो वर्ब के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं उन्हें जोड़ने के लिए हमेशा हम रादर देन का यूज़ करते हैं। यहाँ कॉफ़ी आपका एज नाउन का काम कर रहा है और टी एज यहाँ पर आपका नाउन का काम कर रहा है। दो नाउन को जोड़ने के लिए हमेशा हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे। आंसर आपका बी होना चाहिए, यहाँ फ्रॉम, ऑफ और देन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं, आपका द कैटल ग्रेजिंग, आपको पता है टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन जब हम पढ़ते हैं हम ये करते हैं, कुछ नाउन जो दिखने के आधार पर आपकी सिंगुलर नंबर की लगती है लेकिन यूज हमेशा प्लूरल में होता है। ठीक है, जैसे कैटल है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, पिजेंट्री है, यमनोट्री है, वर्मिन है। ठीक है, ये ऐसी नाउन है जो बनावट के आधार पर सिंगुलर में लगती है लेकिन यूज हमेशा प्लूरल में होता है। जब यूज प्लूरल में होगा तो आपका नाउन का सब्जेक्ट जो सेंटेंस का प्लूरल का हो गया, इसका मतलब वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल नंबर की आएगी। इज सिंगुलर नंबर की बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका जो है आर बिल्कुल सही है, वॉज सिंगुलर का गलत है, हैज बिल्कुल प्लूरल की है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी है। इस केस में आपका आंसर बिल्कुल आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डाला है यहाँ पर आपका वॉइस, क्या है वॉइस, एक हमने वॉइस का क्वेश्चन डाला है, लेकिन हर बैच में ऐसा क्वेश्चन आपके वॉइस और नरेशन का नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ बैचेज में इसका क्वेश्चन पड़ता है। और ये भी आपका इट इज़ टाइम टू मेक टी, और हमने एक पैटर्न किया था, जब हम वॉइस पढ़ते हैं उस समय करते हैं इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले वाक्यों को जब भी हम चेंज करते हैं तो आपका पैटर्न जो है इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ठीक है, आपका होता क्या है पैटर्न, इट इज़ टाइम और उस फॉर, उसके बाद में आपका क्या आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपका जो है टू बी और वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म। इट इज़ टाइम से जो भी सेंटेंस शुरू हो रहा है हर सेंटेंस का आपका ये एक पैटर्न होता है। और इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ आएगा, इट वॉज नहीं आएगा, इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, यानी आंसर आपका क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। और यही आपके डीएफटी का लेवल है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पैटर्न आपका पेपर में पड़ता है, और ये पैटर्न आप फॉलो कर लीजिएगा। 100% आपका जो डीएफटी का पेपर आता है उसी पैटर्न के आधार पर आपको ये करवाने की कोशिश की है। हम कोशिश ये करते हैं कि 2-3 पेपर में आपको और करवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।